हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिकल बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज दी गई थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो थ्योरी थी जिनको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक इसमें से एक थ्योरी हम अभी डिस्कस करेंगे, बाकी देखेंगे, अगर उसको लास्ट में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो in order to explain the nature of covalent bond, two theories are forwarded, and that is molecular orbital theory and valence bond theory. तो फर्स्ट हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में BVT, ठीक है, और सेकेंड था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक, ये दो थ्योरीज दी गई थी कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। आप सब जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू वो बॉन्ड फॉर्म होता है। तो उस बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था, और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, VBT। अब ये थ्योरी दिया गया था और हिटलर एंड लंदन के थ्रू। ठीक है, हिटलर एंड लंदन ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, HEI यहाँ स्पेलिंग होगा, और ये 1927 में ये थ्योरी दिया गया था। अब ये थ्योरी बेस्ड किस पे था? बेस्ड ऑन पेयरिंग एंड resultant neutralization of opposite spin। तो ये थ्योरी बेस्ड था पेयरिंग एंड रिजल्टेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से। और आप जानते हैं कि पहले हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड करते हैं PDF ऑर्बिटल के अंदर, और फिर उनका पेयरिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट अपोजिट स्पिन जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे। पहले जैसे ये मान लीजिए ये P ऑर्बिटल है, और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली इस तरह क्लॉकवाइज फिल किए जाएंगे, फिर उनके बाद एंटी क्लॉकवाइज उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी, और इसकी वजह से दोनों की स्पिन अपोजिट रहेगा, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद अगर इस थ्योरी की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू BBT थ्योरी, कोवैलेंट bond is formed between, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा formed between two atoms by overlaps of half filled valence atomic orbitals of each atom containing one unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड
बिटवीन टू एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड टू एटम के बीच में बनता है, आप सबको पता होगा। जैसे ए और बी टू एटम है तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। एंड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस सेल के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, और ओवरलैप करके वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ईच एटम कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वही ऑर्बिटल के अंदर जो एटम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें कम से कम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एटम ऑक्युपाइड orbitals to overlap atom occupied orbital with similar energy are able to overlap, ठीक है। तो एटम ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स विथ सिमिलर एनर्जीज टू आर एबल टू ओवरलैप, यानी वही ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी एक समान एनर्जी के ऑर्बिटल अगर हैं, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा कोवेलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कही गई थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन ने 1927 में दिया, और ये थ्योरी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, जो एक अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं और उसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक। एटम ऑक्युपाइड, यानी एटम के पास एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम के पास होगा, वही वाला ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है, ठीक, और उस तरह वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यही सभी बातें जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कही गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरह से ऑर्बिटल का होता है। तो किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और ओवरलैपिंग कितने टाइप्स का होता है, तो इसको अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब वो ओवरलैपिंग कौन कौन से हैं, तो एक ओवरलैपिंग को हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और सेकेंड वाला है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये टू टाइप्स के ओवरलैपिंग होते हैं। अब ये ओवरलैपिंग किस तरह से होते हैं एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैपिंग को समझेंगे, किस तरह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के बारे में कहा जाए तो सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, वो इंड टू इंड ओवरलैप करेंगे, ठीक है, इंड टू इंड overlapping along internuclear axis,
ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड का बनना कैसे बनता है, ये इस ओवरलैपिंग को जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड का बनना जिस ओवरलैपिंग से होता है दैट ओवरलैपिंग विल बी नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप से किस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो फर्स्ट एस ओवरलैपिंग। अब ये एस ओवरलैपिंग क्या होता है, तो एस ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड एस ओवरलैपिंग से बनता है। तो चलिए एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल शेप होता है, उसका ये न्यूक्लियस है, इंटर न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये सेकेंड एस ऑर्बिटल हो गया। अब 2s ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इस तरह इनका ओवरलैपिंग होगा, ये यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अब इस ओवरलैपिंग को हम लोग एस ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये ओवरलैपिंग इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है। ऐसे इंड से इंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं एक एक्सिस पे, एक्सिस के थ्रू, ठीक है, एक्सिस भी उसके सामने रहेगा और इस तरह ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है और इस ओवरलैपिंग का नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग है जिनके होने से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग sp ओवरलैपिंग कहेंगे। अब sp ओवरलैपिंग किस तरह होता है, तो इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में एक्सियली एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और वहाँ पे जो ओवरलैपिंग बन के आएगा उसको हम लोग sp ओवरलैपिंग और जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानेंगे, ये सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं, ये s ऑर्बिटल हो गया और सेकेंड p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ये डंबल शेप होता है। अब एक s और 1p ऑर्बिटल के मिलने से जो ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे, यहाँ ये ओवरलैपिंग हुआ, इस ओवरलैपिंग को sp ओवरलैपिंग कहेंगे और जो यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1s और 1p ऑर्बिटल के मिलने से जो ओवरलैपिंग देखने को मिलता है उसको sp ओवरलैपिंग कहा जाता है और इसी तरह के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। थर्ड टाइप का ओवरलैपिंग है जिसको pp ओवरलैपिंग कहेंगे। अब pp ओवरलैपिंग में क्या होगा, तो इसमें p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एक p ऑर्बिटल हो गया और ये सेकेंड p ऑर्बिटल हो गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में एक्सियली एक दूसरे से इंड टू इंड कंबाइन करेंगे। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस ओवरलैपिंग को हम लोग pp ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये 3 टाइप के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। 2s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से,
1s और 1p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये ओवरलैपिंग एक्सियल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस ओवरलैपिंग को हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी यही बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसमें यही सिग्मा बॉन्ड का ही रोल है। बाकी आगे हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में अब जानेंगे। नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो पाई बॉन्ड के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग या इसी को हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब इस ओवरलैपिंग में ये जो ओवरलैपिंग होता है वो पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यानी दो ऑर्बिटल जो मिलेंगे वो पैरेलल ईच अदर पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये एक p ऑर्बिटल है, सेकेंड p ऑर्बिटल, अब ये 2p ऑर्बिटल एक दूसरे से इस तरह यहाँ पे ओवरलैप करेंगे और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इसको हम लोग पाई बॉन्ड या इस ओवरलैपिंग को PP ओवरलैपिंग कहेंगे। अब इस PP ओवरलैपिंग में आप देख रहे हैं कि ये दोनों p ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इस तरह लेटरली एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप करेंगे। वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में इन टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ अच्छा ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा था और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, लेकिन पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम फाइंड आउट करेंगे। अगर कहीं पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है 2 एटम के बीच में तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर कहीं डबल बॉन्ड बना है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड ये एक वीक बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यही बॉन्ड हमें एटम के बीच में बनता हुआ दिखता है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें, CH4 उसका केमिकल फार्मूला है। अब इसमें आप देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन एटम इस तरह से अरेंज होंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इन सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है। उसी तरह C2H4, ठीक है, एथीन है ये। एथीन के अंदर अगर एथीन या एथिलीन भी बोलेंगे इसको, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड पाया जाएगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह इस कंपाउंड में एथीन में 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है।
नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं एसिटिलीन C2H2, और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो इसमें 2 कार्बन एटम है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम है जो इस तरह से अरेंज होगा। तो यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 पाई इसमें और 1 पाई इसके अंदर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखा जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखा जाए तो 2 पाई बॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है और पाई बॉन्ड इसके अंदर 1 है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 है और पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ही कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह से होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं हो पाता। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात किया और उसमें कितने टाइप्स के ओवरलैपिंग होते हैं और उन ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। अब इसमें जो अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ा उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। पीडीएफ ऑर्बिटल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर बच जाता है तो उसकी पेयरिंग करते हैं। बाकी आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ाया गया है जिसमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एटम के अंदर किसी 2 इलेक्ट्रॉन की 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी उनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। तो इस तरह से ये जितने भी अभी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, जो आबबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सभी को फॉलो करते हैं। उसी तरह अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है जो कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पाउलिंग ने दिया था। अब इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके उनकी एनर्जी फिर से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इस तरह एक और न्यू टाइप के ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ equivalent orbital known as hybrid orbital। ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी जो ऑर्बिटल किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया जाए तो द प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट energies and to redistribute their energies resulting in the formation
of new set of orbital of equivalent energy and shape। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टू ऑर्बिटल को एक दूसरे से इंटरमिक्स किया जाता है, और इंटरमिक्स होने के बाद यानी ऐसे टू ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, थोड़ी सी चेंज है एनर्जी, थोड़ा अलग एनर्जी है, तो ऐसे टू ऑर्बिटल को एक दूसरे से इंटरमिक्स कर दिया जाएगा और फिर उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एक समान एनर्जी होती है और उनका शेप भी सेम होता है। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, और फिर उसके बाद हम लोग ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ज्योमेट्री बनाना भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू number of orbital that get hybridized। ठीक है, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये इक्वल होंगे आपस में। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हाइब्रिड orbital always equivalent energy and shape। हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है और शेप वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उतना स्टेबल बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बना पाता। फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडिकेट्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके बीच की क्या ज्योमेट्री होगी, उसके बारे में हमें हाइब्रिडाइजेशन से इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक था। अगर हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशन की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि कब हाइब्रिडाइजेशन यानी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो यहाँ फर्स्ट है ओनली ऑर्बिटल present in valence shell of atom are hybridized। ठीक है, वैलेंस सेल में जो
ओनली ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं उनके एटम के ऑर्बिटल ही आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उस तरह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल अंडर गोइंग हाइब्रिडाइज्ड should have small difference in एनर्जी। ठीक है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं उनके एनर्जी के बीच में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन करेंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। फुल फील्ड ऑर्बिटल भी कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ये दोनों टाइप के ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो ये कंडीशन है जिससे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ बहुत से टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अगर 1s और 1p ऑर्बिटल मिला तो वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और 1s और 2p ऑर्बिटल के मिलने से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। 1s और 3p ऑर्बिटल के मिलने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। 1s 3p और 1d ऑर्बिटल के मिलने से sp3d ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और 1s 3p और 2d ऑर्बिटल के मिलने से sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, जिसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो ये सब टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और इन टाइप्स की प्रैक्टिस या इनके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।